Good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. Learners, अगर आज की हम बात करते हैं, आज के समय को यदि प्लास्टिक का युग कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जितना प्लास्टिक ने मेरे कार्यों को आसान किया है, लर्नर्स अगर इसके पीछे अगर हम देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में अगर हम झांक के देखते हैं तो ये प्लास्टिक हमारे लिए बहुत सारी समस्या को लेकर के जन्मा। लर्नर्स, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक हेडिंग है प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का प्रयोग। लर्नर्स, एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज का युग प्लास्टिक का युग है, इसमें जितना हम महत्वपूर्ण हम स्थान देते हैं प्लास्टिक का उपयोग के दृष्टिकोण से, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है मेरे लिए कि इन प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध कैसे करें। तो बेहद ज़रूरी है ये जानना कि आज के टॉपिक पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप, किस किस तरीके से हम प्लास्टिक का अपशिष्ट को प्रबंध करने के लिए कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन सी कार्य योजना का स्वरूप हम तैयार करते हैं। तो लर्नर्स, हम नेक्स्ट पेज पे लेकर के आते हैं कि इन प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध हेतु कार्य योजना कैसे तैयार करेंगे, क्या करेंगे इसके पीछे इन प्लास्टिक को हम अपने जीवन में सटीक तरीके से डिस्पोज करने के लिए। सो लर्नर्स, जैसे कि प्रीवियस पेज पे हमने चर्चा किया था, जो हेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप, तो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे पॉइंट्स आउट्स किए हुए हैं, यहाँ पर जो 5 यहाँ पे सीन किया जा रहा है, इसके अलावा अभी 6 इसके अलावा भी हैं जिन्हें हमें रीड करना है। तो लर्नर्स, ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कार्य योजना का स्वरूप है। इस तरीके से यदि हम कार्य करें तो सटीक तरीके से प्लास्टिक प्रबंधन का हम सही तरीके से हम डिस्पोज कर सकते हैं। लर्नर्स, इसके हेडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है BIS के दिशा निर्देश का पालन करना, प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग उद्योग में किए जाने हेतु दिशा निर्देश, पुनर्चक्रण हेतु दिशा निर्देश का पालन, पुनर्चक्रण हेतु विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य, प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की गुणवत्ता को ध्यान में रखना। ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जो मुझे पढ़ना है, तो इन्हीं हेडिंग को लेकर के हम बारी बारी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लर्नर्स, यहाँ पे देखते हैं, पहला जो हमारा हेडिंग है लिखा है BIS के दिशा निर्देश का पालन करना। तो BIS है क्या, हमको ये समझना है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के दिशा निर्देश का पालन करना। B से होता है ब्यूरो, ऑफ I से होता है इंडियन, S से होता है स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के दिशा निर्देश का पालन करना। लर्नर्स, इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं, बताया जा रहा है कि यह एक ऐसी संस्था है जो प्लास्टिक प्रबंधन के लिए बहुत जोर देती है और ये नए नए नियम को क्या करती है, बनाती रहती है। बताया जा रहा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वालों द्वारा इनसे इसके दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अर्थात जितने भी ऐसे कंपनी है, फैक्ट्री है, चाहे जितने भी लोग उपयोग करने वाले प्लास्टिक के, प्रत्येक के लिए गाइडलाइन सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किस तरीके से प्लास्टिक का उपयोग करके किस तरीके से इसको हम प्रबंधन के रूप में यूज करें। ये इसका दिशा निर्देश हमें मिलते रहना चाहिए। ये इनकी लायबिलिटी है, इनको हमको देते रहना चाहिए। लर्नर्स, अगले पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं जो दूसरे रूप में यूज किया गया है, प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग उद्योग में किए जाने हेतु दिशा निर्देश। अर्थात जब हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो सर्वाधिक जो मात्रा यूज किया जाता है प्लास्टिक का, किसी भी वस्तु को पैकिंग करने में यूज किया जाता है। तो लर्नर्स, इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमें ज्ञात है कि प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग पैकेजिंग कार्य में किया जाता है। प्लास्टिक का कुल उत्पाद जो हमारा 52 से लेकर लर्नर्स 52 से लेकर के जो हमारा 55% तक का जो
प्लास्टिक उपयोग किया जाता है पैकेज कार्य में किया जाता है। जितना हम उत्पादन करते हैं उसमें लगभग आधा जो हमारा प्रतिशत होता है हम पैकेजिंग के कार्य में उपयोग कर लेते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि प्लास्टिक का पैकेजिंग का कार्य में उपयोग सीमित किए जाने के साथ साथ इसकी सामग्री का पुनः उपयोग, अनुपयोग पैकेजिंग सामग्री का पुनर्चक्रण एवं अंततः अंतिम निपटान हेतु प्लास्टिक की मात्रा कम किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो सर्वाधिक मात्रा हमें ये देखना चाहिए कि जब हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो हमारा प्रबंध करने का तरीका कुछ है कि नहीं। तो ये है जो सर्वाधिक मात्रा हमारा पैकेजिंग में किया जाता है। लर्नर्स, अगले पॉइंट से हम आते हैं जो तीसरा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पुनर्चक्रण हेतु दिशा निर्देश का पालन। अर्थात जब हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो पुनर्चक्रण का दिशा निर्देश के पालन के संदर्भ में क्या है, हमको इस पॉइंट पे चर्चा करना है। लर्नर्स, इसमें देखते हैं कि यदि प्लास्टिक का अपशिष्ट का पुनः चक्रण की प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु सर्वाधिक कारगर उपाय माना गया। अर्थात प्लास्टिक का अगर सटीक तरीके से पुनर्चक्रण की प्रक्रिया देखते हैं तो प्लास्टिक को ही हम रिसाइकल करके हम दूसरे प्लास्टिक के पदार्थों को बनाएं, यही इसका सबसे पुनर्चक्रण करने की एक अच्छी विधि है। लेकिन दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक को दूसरे रूप में परिवर्तित करके हम उपयोग कर लें। अर्थात इसका रिसाइकलिंग करना, अर्थात एक प्लास्टिक को पुनः रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक के ही वस्तु को बनाना ही बेटर माना गया। इससे अच्छा कोई इसका प्रबंधन का तरीका नहीं। यद्यपि कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से टाइप सेकेंड प्लास्टिक के परे अपशिष्ट के पुनः चक्रण को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। अर्थात जो टाइप 2 के जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका प्रतिबंध किया जाना चाहिए। इसका ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधि में इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात किसी भी निर्माण का कार्य होता है तो पुनः इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लर्नर्स, अगले पॉइंट से हम बात करते हैं जो लिखा है यहाँ पे, जो चौथा है, पुनर्चक्रण हेतु विभिन्न इकाइयों के बीच सामंजस्य। अर्थात जब हम पुनर्चक्रण कर रहे होते हैं तो उसमें जितनी भी इकाई है प्रत्येक इकाइयों के बीच किस प्रकार का सामंजस्य है, क्योंकि एक ही क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम उसको पुनर्चक्रण करते हैं। इसके कई पॉइंट्स बनते हैं जो हम को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए। तो लर्नर्स, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं जो एकीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्लास्टिक के उपयोग स्थानीय निकायों उपभोक्ता के बीच सहयोग और सहभागिता का होना जरूरी है। अर्थात जो बनाने वाली कंपनी है और जो उपभोक्ता है प्रत्येक के बीच में ये सहयोग होना जरूरी है, सामंजस्य होना जरूरी है कि प्लास्टिक अपशिष्ट के आधिकारिक और बेहतर संग्रहण के साथ साथ उपयोग के पश्चात एकत्रण की व्यवस्था भी कारगर होनी चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किसी भी चीज को सुरक्षित रूप में घर लेकर के चले आते। महत्वपूर्ण ये है कि जब हम किसी भी चीज को हम सुरक्षित रूप में प्लास्टिक में लेकर के आते हैं तो हमारा उस प्लास्टिक का एकत्र करने की व्यवस्था कारगर है कि नहीं है, हमको इस पॉइंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। लिखा है लर्नर्स आगे यहाँ पे, तभी पुनर्चक्रण की प्रक्रिया सही तरीके से संपादित की जा सकेगी। उपयोग करना महत्वपूर्ण नहीं है कि प्लास्टिक को किस तरीके से प्रबंध करें, ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। लर्नर्स, अगला पॉइंट्स यहाँ पे कह रहा है कि प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की गुणवत्ता को ध्यान में रखना। प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की गुणवत्ता को ध्यान में रखना कि किस तरीके से हम प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं तो उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, तो उसको रिसाइकल करने में भी हमको आसानी होगी। लर्नर, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं जो यहाँ पे ये देख रहे हैं। इस वाले पॉइंट पे कह रहा है यहाँ पर, अनेक उपभोक्ता कम सामग्री जैसे जो उपभोग करते हैं जिसमें है बच्चे के खिलौने, प्लास्टिक के बोतल, सामग्री को ले जाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन की थैलियां आदि उत्तम क्वालिटी के प्लास्टिक से बनाई जानी चाहिए। अर्थात ये जितने हैं, जैसे बच्चों के खेलने के खिलौने हो गए, पानी के बोतल हो गए, अन्य सामग्री ले जाने के लिए जो पॉलीथीन यूज करते हैं, लर्नर्स जब भी हम यूज करें
बनाएं इनको तो उत्तम क्वालिटी के जो प्लास्टिक होते हैं उन्हीं का प्रयोग करें। इसके पीछे कारण है क्योंकि घातक रंगों का प्रयोग कर बनाई जाने वाली रंगीन पॉलीथीन थैलियों का प्रतिबंध किया जाना चाहिए। अर्थात जो नाना प्रकार के रंगीन रंगीन जो प्लास्टिक बनते हैं उनको बैन कर देना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि रंगीन पन्नियों में घातक रसायन विशेष विषैली धातुओं का उपयोग करके अभिरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम प्लास्टिक बनाते हैं लर्नर्स रंगीन रंगीन, तो उसमें नाना प्रकार के जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, वो विषैले धातुओं का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिनका हम प्रयोग करने वाली वस्तु को जब उसमें ले जाते हैं तो तमाम सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसमें लग जाती हैं, उसका उपयोग हम कर लेते हैं। तो गहरा लर्नर्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे सर्वाधिक मात्रा जो रंग देने के लिए हम प्रयोग करते हैं लर्नर्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो लेड होता है जिसे सीसा कहते हैं, उसे काला रंग बनाने में सहायता मिलता है। जो क्रोमियम है इसका प्रयोग लाल रंग का प्रयोग बनाने में किया जाता है। जो बेरियम का प्रयोग है हरे रंग की प्लास्टिक का तैयार किया जाता है। जो तांबा होता है वो नीले रंग के प्लास्टिक बनाने में तैयार किया जाता है। तो इन चार जो हमारे लिखे हुए हैं, लेड है, क्रोमियम है, बेरियम है, तांबा है, इनसे अलग अलग प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं जो रासायनिक रूप में यूज किए जाते हैं। पहला काला है, दूसरा लाल है, तीसरा हरा है, चौथा नीला है। कह रहा लर्नर्स, इसमें जब हम खाद्य सामग्री जब हम अपने घर पर ले जाते हैं तो इसमें खाद्य सामग्री में वे सारे विषैले धातुएं क्या करती हैं, उसमें मिल जाती हैं और भोजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पहुंचती हैं, जो भारी एवं विषैली धातु कैंसर हो सकती हैं। अतः इन रंगीन पॉलीथीन की थैलियों का उत्पादन प्रतिबंध किया जाना चाहिए। हमको इतना बड़े पैमाने पे इन रंगीन पन्नियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे होते रहे तो नाना प्रकार की भयंकर जो कैंसर बीमारी है उसे हम स्वतः दावत देंगे। तो लर्नर्स, नेक्स्ट हम पेज पे लेकर के आ रहे हैं बाकी के बचे हुए जो हमारे यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं, नंबर्स हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। लर्नर्स, अब हम इस करंट पेज पे देख रहे हैं कुछ हेडिंग्स नजर आ रहे हैं जिसमें 6 से लेकर के यहाँ पे टोटल 11 तक हैं। इन्हीं 11 पॉइंट को हमको डिस्कशन करना है। जैसे कि देखते हैं, हेडिंग वाइज देख लेते हैं। उपभोक्ताओं में जन जागरूकता, प्लास्टिक अपशिष्ट में सही प्रबंधन में भागीदारी हेतु दंड का प्रावधान, प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता। लर्नर्स, इसके आगे जो 8 पॉइंट के बाद नज़र आ रहा है मेरा, वो ये है कि खतरनाक प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षात्मक उपाय। 11 जो लास्ट हमारा हेडिंग है इसका, प्लास्टिक निर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाइयों के बीच अंतर संबंध, ये हमारा लास्ट हेडिंग है। तो लर्नर्स, हम 6 पॉइंट से लेकर के हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लर्नर यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। जो पहला हमारा जो 6वां हेडिंग है, कह रहा है उपभोक्ताओं में जन जागरूकता, अर्थात इस प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जो कार्य योजना का हमने स्वरूप दिया था, ये 6वां हेडिंग है। लर्नर, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के प्रति जन सामान्य में जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। अर्थात जितने भी प्रकार के हमारे प्लास्टिक से होने वाली समस्याएं हैं, अन्य कोई ऐसे कह सकते हैं कि समस्या है, उससे हम बचने के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजन कर सकते हैं। जन जागरूकता का कार्य प्रसार माध्यमों में के द्वारा प्रदर्शनी, न्यूज लेटर। लर्नर्स, इसके अतिरिक्त विषय वस्तु का प्रकाशन, वीडियो, फिल्म, पोस्टर, पम्फलेट के वितरण के माध्यम से भी किया जा सकता है। इतने माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इस तरह से जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी भूमिका ठीक तरीके से समझाई जानी जा सकती है कि किस तरीके से इन प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में आपकी क्या भूमिका है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसकी बात अपनी उत्तरदायित्व को नहीं समझेंगे तब तक सटीक तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक लोग इस प्लास्टिक का उपयोग करते हैं
और प्रत्येक उपयोग करने वाले लोग जब इसकी बात को समझेंगे तब सटीक तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। लर्नर्स यहाँ पे जो अगला पॉइंट दिया है 7 के रूप में, प्लास्टिक अपशिष्ट के सही प्रबंधन में भागीदारी हेतु दंड का प्रावधान, ये हमारा हेडिंग है। इसी के तहत हमको चर्चा करना है। लर्नर्स देखते हैं, बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जागरूकता के बाद दंड का भी प्रावधान बहुत ही जरूरी होता है। उपयोग के उपरांत प्लास्टिक अपशिष्ट को सही तरीके से निष्पादित करने की बजाय उन्हें वहां फेंक कर गंदगी व प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न करने वाले लोगों एवं संस्थानों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। अर्थात जो लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं और इधर उधर उसको फेंक देते हैं, चाहे जो भी संस्था ऐसे कार्य करते हैं, तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्लास्टिक अपशिष्ट की सही निपटान में लगे हुए लोगों को भूमिका का भी सही तरीके से लोगों का जो भूमिका की भी सराहना की जानी चाहिए, ताकि उन्हें अन्य लोगों से प्रेरणा मिल सके और इस तरीके से लोग नकल करके देख करके भी प्लास्टिक प्रबंधन की ओर अग्रसर हों। तो दोनों पॉइंट्स, उनको सराहना भी किया जाना चाहिए, दंड भी दिया जाना चाहिए। लर्नर्स अगला पॉइंट्स जो मेरा है, हम देखने का प्रयास करते हैं, जो 8वां है। 8वां पॉइंट कुछ इस तरीके से देखते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता है। जब प्लास्टिक अपशिष्ट को हम पुनर्चक्रण करते हैं तो कुछ ऐसे यंत्र की भी जरूरत पड़ती है जिसका सभी के पास उपलब्ध होना जरूरी है। लर्नर्स देखते हैं इसमें, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दृष्टि से पुनर्चक्रण कार्य में आवश्यक यांत्रिक उपकरणों का निर्माण देश में किए जाने लगा है। यद्यपि कि पुनर्चक्रण तकनीकी को विकसित करने के उद्देश्य से आधुनिकतम मशीनों का उपयोग अधिक प्रभावी हो सकता है और किया भी जा रहा है, इसका रिजल्ट भी प्राप्त हो रहा है। अतः पुनर्चक्रण की इकाइयों को इस प्रकार की आधुनिकतम मशीनों के संबंधों में जानकारी प्राप्त कर उन्हें स्वयं उद्योग में स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जो प्लास्टिक हमारे अपशिष्ट के रूप में है, उन्हें पुनर्चक्रण करने के लिए अत्याधुनिक मशीनें आ गई हैं और उनका भी उपयोग करना चाहिए। यह लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि ताकि नए नए तरीके से इसको हम सही तरीके से कैसे पुनर्चक्रण कर सकते हैं। लर्नर्स अगले पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं, जो लिखा हुआ यहाँ पे 9 पॉइंट है, जो देख रहे हैं, खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन। जो खतरनाक प्लास्टिक है उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि लर्नर इस पॉइंट पे चर्चा हमने पहले भी वीडियो में कर लिया है, लेकिन फिलहाल एक बार और इस पे देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात है कि प्लास्टिक अपशिष्ट का एक बड़ा भाग जो चिकित्सा संस्थानों में उपयोग होता है, सर्वाधिक अगर देखा जाए डिस्पोज के रूप में प्लास्टिक का जो प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में अस्पतालों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी प्रयोगशाला है आदि से उत्पन्न होने वाली प्लास्टिक की एसेसरीज की अपशिष्ट के रूप में निकलती है। सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो यहाँ से मतलब रोजाना बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक होते हैं। इसके संक्रमित होने के कारण इसमें संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इनके निपटान में होने वाली जरा सी चूक मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर सावधानी न बरती जाए तो नाना प्रकार की समस्या अस्पताल से निकलने वाले उस प्लास्टिक के पदार्थ से हो सकती हैं। इसलिए चिकित्सा इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं एकत्रण, संग्रह एवं परिवहन नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ न करके पृथक किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। अर्थात इसको अलग अलग तरीके से जिस तरह से है अपशिष्ट पदार्थ उनको उस तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। इन अपशिष्ट को विकसित कर इनकी श्रेडिंग करने के उपरांत इन्हें पुनः चक्रण इकाइयों को दिया जाना चाहिए ताकि इसी रूप में इनका उपयोग न किया जा सके। अर्थात इसको पुनः जो वस्तु है उसी के रूप में न प्रयोग कर लिया जाता, उसका रिसाइकल करके दूसरी वस्तु भी बना ली जाए। लर्नर्स हम आगे के लिए देखते हैं, जो अगला पॉइंट है हमारा जो 10 यहाँ पे देख रहे हैं,
अग्नि दुर्घटनाओं में सुरक्षात्मक उपयोग उपाय। तो लिखा है यहाँ पर, लर्नर्स देख रहे हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। जो भी प्लास्टिक का पदार्थ होता है आप स्वतः देख सकते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में कर सकते हैं कि यह बहुत ज्वलनशील होता है। अतः प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान संस्थान अपशिष्ट डीलर्स एवं पुनर्चक्रण इकाइयों में अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात जहाँ पे बड़े पैमाने पे इस तरीके से प्लास्टिक के रखे हों वहाँ पर हमें अग्नि से इसे बचाना चाहिए। लर्नर्स 11th जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है, प्लास्टिक निर्माण एवं पुनर्चक्रण इकाइयों के बीच अंतर संबंध। अर्थात जो प्लास्टिक निर्माण किया जाता है और जो हम पुनः चक्रण उसको करके एक दूसरे प्लास्टिक की वस्तु बनाते हैं, तो दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध होता है, इस पे जरा हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं। लर्नर्स, प्लास्टिक उद्योगों जैसे कैरी बैग, शॉपिंग बैग, मल्टीलेयर फिल्म पैकेजिंग, बीपीसी एवं पीईटी बोतल, कैरेटिंग ट्रे आदि निर्माण करने वाली इकाइयों तथा उपयोग के उपरांत इन वस्तुओं को पुनः चक्रण के कार्य के संबंध में इकाइयों के बीच अंतर संबंध होना अति आवश्यक है। जो ये कंपनियां इनको बनाती हैं और इसमें जो उपयोग होता है, इनके बीच में संबंध अत्यधिक गहरा होना चाहिए ताकि ये एक दूसरे की आवश्यकता को समझकर इसके अनुसार कार्य कर सकें। अर्थात जो वस्तुएं बनती हैं उपयोग करने वाले लोग और जो उपयोग करने के लिए वस्तुओं को बनाती हैं वे लोगों के बीच में अंतर संबंध सटीक होना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रावधान की दृष्टि से इसमें जुड़ी प्रत्येक इकाई की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। केवल एक इकाई के सक्रिय होने से संपूर्ण प्लास्टिक प्रबंधन का कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकेगा। लर्नर्स, ये जरूरी है कि जो लोग प्लास्टिक का उपयोग करती हैं वो और जो प्लास्टिक जो लोग बनाती हैं वो दोनों के बीच में संबंध गहरा होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर होता है तो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करने में और प्लास्टिक को बनाने वाले दोनों के बीच में जब सही सामंजस्य रहेगा तो प्लास्टिक का सही तरीके से पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रावधान की दृष्टिकोण से जुड़ी हुई प्रत्येक इकाई सक्रिय सहभागिता अति आवश्यक है। केवल एक इकाई के सक्रिय होने से संपूर्ण प्लास्टिक का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जा सकेगा। लर्नर्स, थोड़ा इसके पॉइंट्स हम आगे निकल करके आते हैं। इसमें प्रत्येक ऐसे देश हैं जो उसमें सहभागिता, कई सारे देशों ने कानून भी बना के रखा है। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 25 के अंतर्गत पुनर्चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण एवं उपयोग नियम 1999 बनाया गया। हमारे वहाँ कानून बनाया गया है। ये नियम 2 सितंबर 1999 को आधिकारिक रूप में गजट में प्रकाशित होकर लागू किया गया। इस नियम के अनुसार इसे क्रियान्वयन हेतु राज्य प्रदूषण नियम बोर्ड का एकीकृत किया गया है। इस नियम के अंतर्गत पॉलीथीन कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए ताकि पुनर्चक्रित अथवा अनुप्रयुक्त प्लास्टिक से बने कैरी बैग का आकार 8, जैसे कि लर्नर देख रहे होंगे यहाँ पर 8x12 होना से कम नहीं होना चाहिए तथा इस प्रकार से 50 कैरी बैग न्यूनतम भार 150 + 5 ग्राम का होना चाहिए। लर्नर्स, आगे इसी में थोड़ा सा पॉइंट्स हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण IS 145341988 के अंतर्गत उल्लेखित प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। कानून के तहत पुनर्चक्रित प्लास्टिक के विनिर्मित वस्तु अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रित शब्द से अंकित किया गया है। साथ ही इसके निर्माण के लिए उपयुक्त पुनर्चक्रित प्लास्टिक का प्रकाशित भी उल्लेख किया जाएगा। इस हेतु IS 145341988 के प्रावधान का पालन किया जाएगा। सो लर्नर्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के महत्व को देखते हुए हम
हमें यह अत्यंत आवश्यक है कि इस से संबंधित सभी पक्षों के मध्य समुचित सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट का सही तरह से निपटान सुनिश्चित हो सके एवं नियम का सही क्रियान्वयन किया जा सके। सो लर्नर्स, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं, आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग।